इलाहाबाद में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के विकास का इतिहास, और ये थर्ड पार्ट होने वाला है। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर जो आप लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उस दोनों पार्ट को पहले प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। उसके बाद इस पार्ट को देखेंगे तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ाया था। सेकेंड पार्ट में हमने चार्टर अधिनियम और भारत शासन अधिनियम के बारे में हमने पढ़ाया था। ठीक है, और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1919 पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक, देखिए 1909 पढ़ेंगे, 1919 पढ़ेंगे और 1935 पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग आगे चलेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको क्या जाता है, इसको मार्ले मिंटो के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यही बनता है, मार्ले मिंटो सुधार। अभी हम नोट डाउन करेंगे एक एक करके। तो इसकी जो महत्वपूर्ण बातें क्या थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी। वो सबसे महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों, पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। ठीक है, पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। ऐसा कहा गया कि यदि कोई मुस्लिम कैंडिडेट, ठीक है, को वोट करना है, ठीक है, किसी मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करना है तो केवल मुस्लिम संप्रदाय के लोग ही उसको वोट कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात मुस्लिमों को, ठीक है, अपना प्रतिनिधित्व चुनने की पूर्ण आज़ादी मिल गई। यानी अगर जो एक कैंडिडेट चुनना है, ठीक है, और वो कैंडिडेट मुस्लिम है, ठीक है, तो उस मुस्लिम कैंडिडेट को केवल मुस्लिम संप्रदाय के लोग ही उसको वोट करेंगे, ना कि किसी अन्य संप्रदाय के लोग करेंगे। अर्थात मुसलमानों को यह संपूर्ण स्वतंत्रता मिल गई कि वो अपने मनचाहे कैंडिडेट को चुन सकें, अपने ही संप्रदाय या अपने ही कास्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए, और सबसे पहली बात आती है दोस्तों, चलिए हम एक एक पॉइंट करके नोट करेंगे, एक एक पॉइंट नोट करेंगे कि 1919 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम को एक और नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। नोट डाउन कर लीजिए, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या किया गया, पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध, पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किसके लिए किया गया दोस्तों, मुस्लिम संप्रदाय के लिए। यदि कोई मुस्लिम कास्ट का पर्सन चुनाव में खड़ा है तो उसको केवल मुस्लिम ही वोट कर सकते थे। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि वोट देने का अधिकार किसको हुआ दोस्तों। वोट कौन दे सकता था, वोट केवल मुस्लिम संप्रदाय के लोग ही दे सकते थे। मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय के लोग ही मनचाहे कैंडिडेट को चुन सकते थे। वो अपने अनुसार अपने कैंडिडेट को चुन सकते थे। ठीक है, आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी क्रम में ये पढ़ेंगे दोस्तों कि मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न पूछता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है, निर्वाचन के जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो मार्ले मिंटो को ही जाना जाता है, क्योंकि मार्ले मिंटो ने ही ऐसा उपबंध किया था कि मुस्लिम कैंडिडेट को केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट कर सकते हैं। ठीक है, मार्ले मिंटो, ठीक है।
चलिए दोस्तों इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, कि केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार मिला, ठीक है। क्या हुआ? केंद्रीय व प्रांतीय केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को, ठीक है, क्या हुआ दोस्तों? विधान परिषद, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को क्या हुआ दोस्तों कि वाद विवाद करने की स्वीकृति मिल गई, अर्थात वो क्या कर सकते थे, वो बजट पे वाद विवाद कर सकते थे और सार्वजनिक हित पर भी वाद विवाद कर सकते थे, ठीक है। वाद विवाद करने का अधिकार, ठीक है, ये क्या कर सकते थे? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के जो सदस्य होते थे वो वाद विवाद कर सकते थे जो सार्वजनिक महत्व के इशू होते थे, ठीक है। चलिए अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया इसमें दोस्तों। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। उसमें हम लोग प्रश्न, अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है कि 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? मार्ली मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पृथक इसके अंतर्गत क्या उपबंध किया गया? पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, किसके लिए? मुस्लिम संप्रदाय के लिए। और देखिए मुस्लिम संप्रदाय के लोग वोट किसको कर सकते थे, ठीक है। अगर जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग ही उसको वोट करेंगे और कोई वोट नहीं करेगा, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मार्ली मिंटो को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मार्ली मिंटो को। और केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद को यह स्वीकृति मिल गई कि वो महत्वपूर्ण इशू पर वाद विवाद कर सके। चलिए इतना दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, केवल यही 4 से 5 पॉइंट बनते हैं, 5 पॉइंट इसमें बनते हैं और कुछ बनते नहीं हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों इतना इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों तो मैं और भी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों बढ़ेंगे 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको देखिए एक नाम से जानते हैं, वो किस नाम से जानते हैं दोस्तों? माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। प्रश्न पूछता है कि इसे किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको जानते हैं दोस्तों माउंटेन्यू ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रश्न पूछता है कि माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किस अधिनियम को जानते हैं? तो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से 1919 का भारत शासन अधिनियम को जाना जाता है। चलिए अब इसकी हम महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, ठीक है। क्या किया गया? केंद्र में द्विसदनात्मक
केंद्र में द्विसदनात्मक सरकार की व्यवस्था की गई। और वे द्विसदनात्मक में कौन कौन था दोस्तों? ठीक था, ठीक है, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, पहला कौन था दोस्तों? ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा था केंद्रीय विधानसभा और पहला था राज्य परिषद। ठीक है, राज्य परिषद। ठीक है, राज्य परिषद। और दूसरा कौन था? केंद्रीय विधानसभा। सॉरी दोस्तों, केंद्रीय क्या था? केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों कि कितने सदस्य होते थे और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था। ठीक है, तो देखिए, अगर जो हम बात करें दोस्तों राज्य परिषद की, तो राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे। ठीक है, राज्य परिषद में कितने सदस्य होते थे दोस्तों? सदस्य होते थे, राज्य परिषद में कितने सदस्य होते थे? 60। और इनका जो कार्यकाल होता था दोस्तों वो 5 वर्ष का होता था। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। और केंद्रीय विधानसभा में जो सदस्य होते थे दोस्तों, केंद्रीय विधानसभा में जो सदस्य होते थे उनकी संख्या कितनी थी? 144। और इनका जो कार्यकाल था दोस्तों वो 3 वर्ष का होता था। कार्यकाल जो था दोस्तों वो कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का था। ठीक है, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का था। ठीक है, आगे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों कि द्वैध शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि द्वैध शासन का जनक, द्वैध शासन का जनक, द्वैध शासन का जनक, द्वैध शासन के जनक के रूप में किसे जानते हैं दोस्तों? वो किसे जानते हैं दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लियोनस कार्टियस। ठीक है, लियोनस कार्टियस द्वैध शासन के जनक के रूप में किसे जानते हैं? लियोनस कार्टियस को जानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ लिया था, पहले पढ़ा था कि एक भारत के सचिव होता था। ठीक है, तो जो भारत का सचिव होता था वो क्या कर सकता था? अब वो एक लोक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था। ठीक है, वो क्या कर सकता था दोस्तों? सॉरी, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था। लोक लेखा नहीं, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था। ठीक है, वो तो क्या कर सकता था? सचिव क्या कर सकता था दोस्तों? सचिव महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। ठीक है, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था। ठीक है, सचिव क्या करता था? महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता था। और इसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है दोस्तों कि क्या हुआ? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। सिविल सर्विस की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का क्या किया गया दोस्तों? गठन किया गया। चलिए देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कितने पॉइंट पढ़े? 1 2 3 4 5। ये 5 पॉइंट ही हैं दोस्तों जो एग्जामिनेशन में घुमा फिरा के पूछते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग प्रश्न पूछता है कि 1900 माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार को और किस अधिनियम के नाम से जानते हैं या किस अधिनियम के अंतर्गत आता है दोस्तों?
तो उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसके अंतर्गत मेन बातें क्या हुई? मेन बातें हुई दोस्तों, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का निर्माण किया गया। ठीक है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का निर्माण किया गया। पहले में राज्य परिषद हुए, राज्य परिषदों की सदस्य संख्या 60 होती थी और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। ठीक है, और दूसरा हुआ केंद्रीय विधानसभा, जिसमें सदस्यों की संख्या 144 होती थी और कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। ठीक है, फिर द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? एग्जामिनेशन हॉल में पूछ देता है। लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। और जो सचिव होते थे, भारत का जो सचिव होता था, उसको इस अधिनियम के अंतर्गत महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त हुआ। साथ ही साथ में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ सिविल सर्विस की परीक्षाएं कंडक्ट कराने के लिए, या एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सिविल सर्विस के पोस्ट को भरने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अब आगे मूव करेंगे। अब देखिए 1919 तो हम लोग पढ़ लिए। अब दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है 1935। ऐसा माना जाता है कि 1935 ही भारतीय संविधान के रीढ़ का हड्डी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग हम लोग लिए थे वहीं से। एक मतलब बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने एब्जॉर्व किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसके अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, वो क्या आता है? केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन की क्या की गई? व्यवस्था की गई। ठीक, अब इससे आशय क्या है? केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई तो देखिए क्या होता है दोस्तों, विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित कर दिया गया। अब देखिए जो विधायी शक्तियां थी उनको क्या किया गया? विधायी शक्तियों को क्या किया गया दोस्तों? ठीक है, देखिए विधायी शक्तियों को क्या किया गया? केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों में विभाजित किया गया। विधायी शक्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, विधायी शक्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक किया गया दोस्तों केंद्र में। ठीक है, केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों में। ठीक है, एक केंद्र में और एक प्रांतीय विधान मंडल में। प्रांतीय विधान मंडल में। ठीक है, केंद्र और प्रांतीय विधान मंडल में क्या किया गया? विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया। ठीक है, केंद्र और प्रांतीय विधान मंडल में विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया, जिसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समीपवर्ती सूची का निर्माण कराया गया। ठीक है, परिसंघ सूची, जिसके अंतर्गत क्या किया गया दोस्तों? परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समीपवर्ती सूची का निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, अभी तक आप बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, अभी तक आपको क्या समझना है कि 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम जो था उसमें केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जैसे अभी इस प्रकार हम लोग के पास है। ठीक है,
कैसे किया गया? विधायी शक्तियों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक केंद्र में और दूसरा प्रांतीय विधानमंडल में। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समीपवर्ती सूची को शामिल किया गया। अभी चलिए हम आपको आगे इसको विस्तार से बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आप लोग देख लीजिए, अखिल भारतीय संघ। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। अखिल भारतीय संघ की क्या की गई दोस्तों? व्यवस्था की गई, और इसके अंतर्गत ये उपबंध बनाया गया। ठीक है, कि इसमें क्या 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 होते, किन चीज़ों से मिलके बना था दोस्तों? यह 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्रों से बना था। ठीक है, ये अखिल भारतीय संघ किससे बना था? 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 जो था दोस्तों चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, 6 क्या था दोस्तों? चीफ कमिश्नर क्षेत्र था। ठीक है, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। ठीक है, और ये देसी रियासत भी इसमें शामिल थी। ठीक है, इसमें क्या था? देसी रियासत भी इसमें शामिल हुआ। ठीक है, तो देखिए अखिल भारतीय संघ का सृजन किया गया। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट होगा, पूछ लेता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया? वो किया गया दोस्तों 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, और अखिल भारतीय संघ किससे मिलके बना होता था? 6 ब्रिटिश प्रांत से, 6 चीफ कमिश्नरी से और देसी रियासत से। चलिए अब हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी कि अब संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों इसमें ये आता है कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट है संघीय न्यायालय की व्यवस्था। संघीय न्यायालय की व्यवस्था। संघीय न्यायालय की क्या की गई? व्यवस्था की गई। ठीक है, अब देखिए क्या होता है दोस्तों? और इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की व्याख्या की गई। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 2 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, अन्य न्यायाधीश। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश के साथ कौन थे? 2 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये भी पूछ देता है कि किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई? तो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 2 अन्य न्यायाधीश थे। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ठीक है, देखिए ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ठीक है,
अर्थात ब्रिटिश संसद की क्या रही, सर्वोच्चता बनी रही। ठीक है, देखिए इस ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, इससे क्या आशय है कि अगर तो कोई भी परिवर्तन करना है तो वो केवल ब्रिटिश सरकार ही कर सकती थी और कोई नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है, 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत ये भी व्यवस्था की गई। ठीक है, देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार भी किया गया। सांप्रदायिक पद्धति का विस्तार। ठीक है, यानी जैसा कि अभी हम लोग 1909 में पढ़े थे पार्लियामेंटो में, तो कुछ इसी प्रकार का किया गया दोस्तों कि दलित जातियों और देखिए दलित जाति, महिलाओं और मजदूरों के लिए क्या किया गया दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई। चलिए इतना नोट डाउन करिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग मूव करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर जो आपका सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करने वाले हैं दोस्तों। 1937 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, चलिए आज का ये संभवतः लास्ट टॉपिक होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप ना करिएगा, अक्सर पूछता है एग्जामिनेशन में प्रश्न इससे। 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देखिए इसको और अच्छे से तैयार करिए। इसके अंतर्गत देखिए मेजर चीज़ें क्या हुई दोस्तों। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। ठीक है, देखिए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में क्या किया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। ठीक है, और स्वीकृति इसको मिल गई दोस्तों 18 जुलाई को। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, 4 जुलाई को क्या होता है, देखिए ब्रिटिश संसद में क्या होता है, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को क्या हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ किसका, भारत स्वतंत्रता अधिनियम का। ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम का, और ये पारित कब हो गया दोस्तों, 18 जुलाई, याद रखिएगा 18 जुलाई 1947, याद रखिएगा कि ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, का जो प्रस्ताव बना, ये प्रस्ताव हुआ, प्रस्ताव, और ये जो, और इसके बाद ये क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया पारित। ठीक है, ये हो गया पारित। ठीक है, ब्रिटिश संसद में
देखिए, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को क्या किया गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम का प्रस्ताव रखा गया और ये 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ दोस्तों, पारित हो गया। इसमें क्या कहा गया दोस्तों, इसमें कहा गया कि 2 अधिराज्यों की स्थापना, ठीक है, 2 अधिराज्यों की स्थापना, जो इसमें कहा गया वो ये कहा गया 2 अधिराज्य की स्थापना, 2 अधिराज्य, 2 अधिराज्य की स्थापना, 2 राज्य की स्थापना की बात कही गई, ठीक है। जाहिर सी बात है, एक भारत और एक पाकिस्तान की बात की गई होगी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया कि 2 अधिराज्य की स्थापना की जाएगी, एक होगा भारत, ठीक है, और एक होगा पाकिस्तान, एक होगा भारत और एक होगा पाकिस्तान। और साथ साथ में ये भी कहा गया दोस्तों, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद ये कहा गया कि जब तक संविधान सभा, ठीक है, जब तक संविधान सभा, ठीक है, जब तक संविधान सभा या जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाता है, तब तक 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसी के अनुसार देश चलाया जाएगा। चलिए अभी हम एक एक करके आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, और इसमें ये कहा गया कि भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों का एक एक गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। इनमें क्या कहा गया कि इनका क्या होगा, गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, गवर्नर जनरल होगा, इन दोनों का क्या होगा, गवर्नर जनरल होगा। इनका भी गवर्नर जनरल होगा, इनका भी गवर्नर जनरल होगा। अब इन गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा, अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन किया था उस टाइम। तो वो मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल करेगा, ठीक है, मंत्रिमंडल गवर्नर जनरल की नियुक्ति करेगा। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ 4 जुलाई 1947 को, और उस प्रस्ताव का क्या नाम हुआ, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। और वो पारित कब हुआ, 4 जुलाई को तो प्रस्तावित हुआ, पारित हो गया 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। उसके बाद उसमें एक गाइडलाइन जारी की गई और कहा गया कि 2 अधिराज्य की स्थापना की जाएगी, और दो अधिराज्य की स्थापना की जाएगी, एक होगा भारत और दूसरा होगा पाकिस्तान। और दोनों में क्या होगा, जो प्रमुख होगा गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। और गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा, मंत्रिमंडल करेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये कहा गया कि देखिए, जब तक आप अपना संविधान बनाकर तैयार नहीं कर लेते हैं, ठीक है, जब तक आप अपना संविधान बना के तैयार नहीं कर लेते हैं, तब तक जो आपका शासन चलाया जाएगा वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत चलाया जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, बस यहाँ पे हमारे सारे अधिनियम ख़त्म हो जाते हैं। 3 पार्ट में हम सारे अधिनियम को कंप्लीट कर दिए हैं। तो प्लीज़, अगर जो आप इसी वीडियो को आके देख लिए हैं, 2 वीडियो हम नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन दोनों वीडियो को भी देखिए। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को एक प्रस्ताव पारित किया गया। उस प्रस्ताव का नाम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। और ये पारित कब हो गया ब्रिटिश संसद में, 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया कि 2 अधिराज्य की स्थापना की जाएगी, एक भारत दूसरा पाकिस्तान, और दोनों के एक एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल करेगा। और ये भी कहा गया कि जब तक ये दोनों देश अपने संविधान
को बना नहीं लेते हैं, ठीक है, तब तक इनका शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।